तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। हमको आज क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं। दूसरी बात क्या है, क्वांटम नंबर जो है, ये 3 क्वांटम नंबर तो हमको श्रोडिंगर ने दिए थे। ठीक है, टोटल 4 होते हैं क्वांटम नंबर। इसमें से 3 जो है वो हमको श्रोडिंगर ने दिए हैं। कौन कौन से दिए हमको श्रोडिंगर ने? पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो है वो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 जो हमारे पास क्वांटम नंबर हैं ये हमको श्रोडिंगर ने दिए थे, और बाकी जो फोर्थ वाला है वो हमको सैम्यूल ने दिया था। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे अभी वो क्या है। ठीक है, तो ये 3 तो हमको किसने दिए? श्रोडिंगर ने। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें बताते हैं। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए या क्वांटम नंबर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम किसी पर्सन से ये पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, लोकेशन पूछते हैं उसके घर की, तो वो अपने घर की लोकेशन बताने से पहले वो अपने एरिया का नाम बताता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहो कि मैं देहरादून में रहती हूँ। उत्तराखंड के अंदर देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहां रहती हूँ। तो तुमने पहली बात क्या बोली? ये तुम्हारी बात अब हो रही है कि तुमने ये बोला कि मैं देहरादून में रहती हूँ। अब क्या पूरे देहरादून में एक ही घर होगा? देहरादून में बहुत सारे घर हैं। अब वो जो बहुत सारे घर हैं, उन घर में से मुझे एक घर ढूंढना है, किसका? सिमरन का। ठीक है, बहुत सारे घर हैं, उसमें से एक घर किसका ढूंढना है? सिमरन का ढूंढना है। अब इन बहुत सारे घर में से मैंने एक घर ढूंढ लिया जो तुमसे बिलोंग करता है। मैंने तुम्हारा घर ढूंढ लिया। अब तुम्हारे घर में भी तो एक ऐसा रूम होगा जहां तुम रहते हो। अपने घर में भी तुम्हारा एक फिक्स क्या है, रूम है जहां तुम बैठ के पढ़ाई करते हो, या तुम जहां बैठ के अभी ये लेक्चर देख रहे हो। सबसे पहले तो देहरादून तुमने बताया, उसके बाद देहरादून में भी एक पर्टिकुलर घर होगा तुम्हारा, उस पर्टिकुलर घर में भी एक पर्टिकुलर रूम होगा जहां पे तुम रहते हो, है ना? तो इसी से हम क्वांटम नंबर्स को समझेंगे। क्वांटम नंबर, सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये हमारे एटम के शेल के बारे में हमको बताता है, जिसको हमने क्लास 8 या फिर क्लास 9 में के शेल, एल शेल ऐसे पढ़ा था डायग्राम से। हम एटॉमिक डायग्राम 8th या 9th क्लास में कैसे बनाते थे? हम सेंटर पे तो न्यूक्लियस बना देते थे, उसके बाद हम ऐसे सर्कुलर शेप बनाते थे ऐसे, इसको बोलते थे के शेल है। उसके बाद बोलते थे एल शेल है, उसके बाद बोलते एम शेल है, ऐसे लिखते थे ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो शेल है के, एल, एम, एन, इन्हीं को मैं 1 2 3 4 भी बोलती हूँ। इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। जैसे हम जब लोकेशन पूछते हैं तुम्हारी, तो तुम हमको ये बताते हो कि मैं देहरादून में रहती हूँ, वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन से उसकी लोकेशन पूछें तो इलेक्ट्रॉन ये बताएगा कि मैं शेल में रहता हूँ। जैसे तुम देहरादून में रहते हो, वैसे ही इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है। देहरादून जो है उसको हमने कंप्लीट एरिया माना, तो शेल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए एक कंप्लीट बहुत बड़ा एरिया है। दूसरी बात क्या है, तुम्हारा ये जो शेल नंबर है जो बहुत बड़ा एरिया है, अब इसके अंदर भी तो बहुत सारे घर होंगे। जैसे देहरादून के अंदर बहुत सारे घर हैं, वैसे ही इस शेल के अंदर भी क्या होंगे? सब शेल होंगे। जैसे देहरादून के अंदर बहुत सारे घर, वैसे ही शेल के अंदर सब शेल। जब मैंने देहरादून में तुम्हारा एक पर्टिकुलर घर ढूंढा, तो उस घर को मैं सबशेल बोलूंगी। अब उस सबशेल के अंदर, यानी कि तुम्हारे घर के अंदर भी तुम्हारा एक पर्टिकुलर क्या है? फिक्स्ड रूम है। वैसे ही सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्बिटल्स। सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्बिटल्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर हमारे वेव फंक्शन कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरा क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा शेल को रिप्रेजेंट करता है। शेल के अंदर प्रेजेंट होती है सबशेल, सबशेल को रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स को हमारा रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हाट इज द रोल ऑफ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर आर दोज नंबर विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक ऐसे नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें पहला हम कौन सा पढ़ते हैं? principal quantum number which represents the shell of an electron, and the principal quantum number is represented by n, small n. One important thing that this principal quantum number also represents the maximum number of electrons present in any
shell. Maximum number of electron present in any shell. And how we will calculate it? The formula is 2n square. So principal quantum number is represented by n. It represents the shell number for an electron, and it is also used to calculate the maximum number of electron present in any shell, which is 2n square. Now what is n here? N is your 1, 2, 3, 4 and so on must be a natural number. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, शेल नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है. इससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती. 3 बातें हमने यहाँ पे पढ़ी है. नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज योर एजीमुथल क्वांटम नंबर. अब जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे घर होते हैं, वैसे शेल के अंदर भी बहुत सारी सबशेल्स होती है. सबशेल्स. नाउ व्हाट आर सबशेल्स? सबशेल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन are represented by S, P, D and F. Subshell for an electron are S, P, D and F. ये 4 सबशेल्स होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए. अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो हम पहले पढ़ेंगे कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. पहली इंपॉर्टेंट बात कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल्स को बताने में हेल्प करता है. दूसरा ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट किया जाता है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 माइनस कर दो. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी आ जाएगी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सही है कि हमारा जो शेल है वो 1, 2, 3, 4 ये हम लेते हैं. अब सबशेल क्या आएंगे? सबशेल को L से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास L आ जाएगा. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? जैसे आपके केस में था कि आपके घर में भी एक पर्टिकुलर ऐसा रूम था जहां आप रहते थे, तो वही जो सबशेल हमने अभी पढ़ा उस सबशेल के अंदर भी क्या प्रेजेंस होती है? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती है. सबसे पहले शेल होती है, शेल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. दूसरा सबशेल्स होती हैं, सबशेल्स को एस पी डी एच से रिप्रेजेंट किया जाता है. और तीसरी ऑर्बिटल्स होते हैं. ऑर्बिटल्स आर जस्ट लाइक द रूम विच वी हैव इन आवर हाउस. जैसे हमारे घरों में बहुत सारे रूम होते हैं, वैसे शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इनको निकालेंगे कैसे? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे? ट्वाइस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस 1. ट्वाइस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस 1, यानी कि आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए. उस एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड कर दो. और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर आया है उसको प्लस L से माइनस L तक लिख दो. यही आपकी सारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होंगी. यही होंगी आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे सबशेल आए, कैसे ऑर्बिटल आया. स्टार्टिंग करती हूँ मैं बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था. क्लास 9th में पढ़ाया जाता है ये वाला बोहर एटॉमिक मॉडल. कौन सा वाला बताया जाता है क्लास 9th में? कि एक न्यूक्लियस होता है और इसकी शेल्स होती हैं. फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल. ये कॉन्सेप्ट है आपके 9th क्लास का. नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11 क्वांटम केमिस्ट्री या फिर क्वांटम नंबर्स. वो क्या कहते हैं कि ये जो शेल है इनको n इज इक्वल्स टू 1 कहते हैं. पहली शेल को. शेल के अंदर क्या होती है? सबशेल. सबशेल कैसे निकालते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर से निकालते हैं. व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर? इट इज L. एंड हाउ टू कैलकुलेट L? n-1. पहले केस में मैंने n की वैल्यू 1 ली है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1 यानी कि 0. m क्या था? 2L + 1. तो अगर मैं L की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. 2 × 0 प्लस 1 भी तो है तो +1 की वैल्यू आ जाएगी. ओके, नाउ सॉल्विंग फॉर n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि सेकंड शेल के लिए हमको वैल्यूज निकालनी है. सेकंड शेल के लिए वैल्यूज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले L लिखेंगे. L इज n-1. L इज इक्वल्स टू 2 - 1. आंसर 1. नाउ m is equals to 2L + 1. On putting L is equals to 1, we get, ठीक है, 2 × 1 is 2 + 1 is 3. वैसे ही n is equals to 3 के लिए भी निकालेंगे. अगर n is equals to 3 है तो L की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी और m की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी. अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट तुम्हारा कि अगर तुम्हारे L की वैल्यू 0 आती है तो हम उसको बोलते हैं S सबशेल. जब L की वैल्यू 0 आती है. जब हमारे L की वैल्यू 1 आती है तो उसको हम बोलते हैं P सबशेल. जब हमारे L की वैल्यू 2 आती है तो उसको हम बोलते हैं D सबशेल. जब L की वैल्यू 3 आएगी तो उसको हम बोलेंगे F सबशेल, क्योंकि L की वैल्यू जो है ये हमको सबशेल के बारे में बताती है ना. तो L की अभी हम 4 वैल्यूज पढ़ेंगे कि अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो S वाला सबशेल बोलेंगे, 1 आ रही है तो P वाला सबशेल बोलेंगे,
2 आ रही है तो डी बोलेंगे और 3 आ रही है तो एफ बोलेंगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड द वैल्यूज ऑफ एम। नाउ व्हाट इज एम? एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज -L2 + L और 2L + 1। दोनों फॉर्मूले लगाओगे, दोनों से आंसर सेम आएंगे। अगर L की वैल्यू 0 है तो -0 से +0 0 ही आएगा। L की वैल्यू अगर 1 है तो M की वैल्यू क्या आएंगी? M इज इक्वल टू -1, 0 + 1। थ्री वैल्यूज आ रही है। जब L की वैल्यू 2 है तो M इज इक्वल टू कितना आएगा? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी मेथड से हमको श्रोडिंगर ने ये बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल फॉर एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर तुम्हें ऑर्बिटल निकालना है तो तुम्हें एम तक पहुंचना पड़ेगा। एम तक पहुंचने के लिए तुमको एन पता होना चाहिए, है ना। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे कैसे बनती है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले हम फोर्थ क्वांटम नंबर को भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ क्वांटम नंबर क्या होता है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा तो ऑर्बिटल में। हमें पता है इलेक्ट्रॉन तो रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है तो आइदर द इलेक्ट्रॉन विल रोटेट टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के पास हैं जहां वो रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दो ही पोजीशन है। तो स्पिन क्वांटम नंबर यही बताता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन विल स्पिन आइदर इन +½ और इन -½ व्हाट इज हाफ? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विल स्पिन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ होगी या तो -½ होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे कि नई वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको पढ़नी कैसे है। नई वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे वही सेम क्लास 8 का टॉपिक। क्लास 8 में क्या बताया जाता था? क्लास 8 में हम ये बोलते थे न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। ये क्लास 8 में पढ़ते थे। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितना शेल नंबर है उतनी ही सब शेल भी उसके अंदर होंगी। अगर शेल नंबर 1 है तो सब शेल भी उसके अंदर एक ही होगी। अगर शेल नंबर 2 है तो उसके अंदर सब शेल भी 2 होंगी। शेल नंबर 3 है तो सब शेल भी 3 होंगी। सेम। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम शेल नंबर 1, इफ द शेल नंबर इज 1 तो सब शेल भी एक ही होगी। कौन सी? एस। नाम हो गया 1s। 1 कंप्लीट, एक ही सब शेल बनानी थी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू n is equals to 2. What is n is equals to 2? n is equals to 2 is shell number 2. If the shell number is 2, then subshell will also be 2. It means the first shell will be S and the second shell will be P. कौन सी सबशेल बन गई? 2S और 2P। Then next is n is equals to 3. अगर n is equals to 3 है तो शेल नंबर 3 हो गया। सबशेल भी 3 बनेंगी। कौन कौन सी? S, P, D। 2S नहीं, 2 तो हो गया। 2S 2P तो हो गया, वो तो सेकंड शेल के लिए हमने बना दिया। अब थर्ड में आ गए ना हम। अब तुम थर्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर शेल नंबर 3 है तो सब शेल भी कितनी बनानी है? 3। 3 का मतलब 3S भी बनेगी, 3P भी बनेगी और 3D भी आ जाएगी। वही शेल नंबर 4 है तो सब शेल भी 4 बनेगी। कौन कौन सी? 4S, 4P, 4D, 4D ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगा। मैंने 4S तक लिखा, अभी तुमको 20 तक सिर्फ 4S तक ही पढ़ना। ओके, तो ये आए कहाँ से? ये वही सेम जो बोहर एटॉमिक मॉडल हम क्लास 8 में पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा डीप वर्जन है। यानी कि पढ़ते तो हम पहले भी वही थे, अभी भी हमें वही पढ़ना है। बस ये है कि शेल पढ़ते थे पहले हम, अब हम शेल के अंदर की सब शेल भी पढ़ेंगे। सब शेल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि शेल नंबर 1 है तो सब शेल भी एक ही बनाओ। मैंने बनाया 1S। शेल नंबर 2 है तो सब शेल भी 2 बनेंगी, 2S और 2P। शेल नंबर 3 है तो सब शेल भी 3 बनेगी, 3S, 3P, 3D। नाउ शेल नंबर 4 है तो सब शेल भी 4 बनेंगी, 4S, 4P, 4D, 4F कंटिन्यू आ गए, है ना। मैंने अभी 4S तक ही लिखा है। अब नेक्स्ट क्या है? अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये जो S वाला सब शेल है इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे। तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2l+1। तो जो 2l+1 है उस फॉर्मूले से अगर हम इस s की वैल्यू निकाले तो वैल्यू आती है 0, यानी कि एक वैल्यू। तो s में ना हम एक ही ऑर्बिटल बनाते हैं। सेम 2s में भी एक ही ऑर्बिटल बनेगी, ये भी ऐसा। p में 3 ऑर्बिटल्स बनेंगी, s में अगेन एक ऑर्बिटल बनेगी, p में 3 और d में 5 ऑर्बिटल्स बनती है। दिस इज योर 1s, दिस इज योर 2s, दिस इज 2p, इट इज 3s, 3p and this 3D. Now what is 4s? S is एक ही शेल बनेगी 4s में। तो ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये बॉक्सेस हमारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम तुम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, लेकिन अपोजिट स्पिन में करना है। व्हाट इज अपोजिट स्पिन? लाइक दिस।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनी? वैसे ही बनानी है जैसे हम 8th में लिखते थे। बस उसको शेल को और तोड़ के सब शेल में बनाना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड जो तुम्हें एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता है कि शेल के अंदर सब शेल है। वहां पे डायरेक्टली क्या है, तुमको क्वांटम नंबर बता रखे, क्वांटम नंबर से एल की वैल्यू तो बता रखी है और उसके बाद डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी तुम्हें। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्या है, कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। एनसीईआरटी प्रेफर मत करना अगर तुम पढ़ रहे हो उसको पहली बार। एनसीईआरटी ठीक है रिवीजन करने के लिए बस। एनसीईआरटी के जितने कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो तुम्हें सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट मिक्स मिलेंगे, तुम्हें कुछ पैटर्न ही पता नहीं चलेगा एनसीईआरटी में कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से खत्म करना है। दूसरी गलती क्या है एनसीईआरटी की, उसने ना सारी चीजें बहुत कंसाइज वे में दे रखी है, यानी कि जैसे उसने एल निकालना तो सिखा दिया, लेकिन एल से वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी कैसे वो नहीं समझा रखा उसने। इसीलिए बहुत कंफ्यूजिंग लगती है केमिस्ट्री जब तुम एनसीईआरटी से पढ़ते हो। एक बार तुमने वो चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये जो बेसिक्स हैं कि ये चीज बनी कैसे, वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला नहीं कि अगर शेल नंबर 1 है तो सब शेल भी एक ही होनी चाहिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है फिर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा 1s 1s 2s 2p, और वहां तुमको एक डायग्राम दिख जाएगा कुछ इस टाइप का जिसको मैं शॉर्टकट बोलती हूँ। तो एनसीईआरटी डायरेक्टली तुम्हें शॉर्टकट पकड़ा देती है कि ये शॉर्टकट है, इसको यूज करो, इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कर दो, लेकिन आया कैसे वो चीज भी समझाती है। तो वहां तुमको कुछ इस टाइप का डायग्राम मिल जाएगा। ये डायग्राम तुमको सिर्फ इतना बताता है कि इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्डर में फिल करना है बस, बट ये एक्सप्लेन नहीं करता है कहाँ से आए। अब ऐसा सा कुछ डायग्राम मिल जाएगा तुमको, एनसीईआरटी खोलोगे मिल जाएगा डायग्राम। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसा कोई डायग्राम दे रखा। अब ये शॉर्टकट पता है आया कैसे, इसको स्टेप्स मेथड बोलते हैं। इस स्टेप्स मेथड में क्या लिखते हैं हम, एसपीडीएफ हमें पता है 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। एस को हमेशा 1s 2s 2p 3, यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s ऐसे करके कंटिन्यू लिखना है। मैंने लिखा 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ऐसे करके कंटिन्यू लिखना है एस वाली लाइन को। पी वाली लाइन में क्या करना है हमें पता है, एस के बाद पी आता है। पी वाली लाइन के लिए एक नंबर छोड़ दो, मतलब 1 को छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करो। 2p 3p 4p 5p, यहाँ पे 6p आएगा और 7p। डी के लिए क्या करेंगे, 3d 4d 5d 6d, यहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया। ऐसे एक एक नंबर छोड़ेंगे। पहले एस को तो कंप्लीट लिखना है, पी के लिए एक नंबर छोड़ देना है, डी के लिए एक और नंबर छोड़ देना है, एफ के लिए एक और नंबर छोड़ देना है। ऐसे तो यहाँ पे बन गई ना एक स्टेयर टाइप की बन गई ना, ऐसे इसको स्टेयर मेथड बोलते हैं। ये स्टेयर मेथड याद करवाया जाता है एज अ शॉर्टकट कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैसे भरने हैं। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे इसमें, हमने इसमें डायगनली एरो बना देते हैं। सबसे पहला एरो 1s पे आ रहा है, सबसे पहले 1s को भरेंगे, फिर उसके बाद 2s पे आ रहा है तो 2s को भरेंगे, फिर 2p, फिर 3s भरेंगे, फिर 3p भरेंगे, 4s भरेंगे, ऐसे कंटिन्यू होता है ये। तो इसको पूरा यहाँ डायगनली याद करने से अच्छा है इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है जहां से ये बनते हैं तुम उसे याद कर लो ना। मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से बने, अगर शेल नंबर 1 है तो सब शेल भी एक ही होगी 1s, शेल नंबर 2 है तो सब शेल भी 2 होंगी 2s और 2p। क्योंकि अगर तुम जो तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज है ना, जो तुमने पहले से पढ़ रखा, उसी चीज को एनहेंस करोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं डायरेक्टली देखो ये स्टेप मेथड एनसीईआरटी में है, मैं यही बोल देती कि एनसीईआरटी का स्टेप मेथड है, इसी को रट लो, ऐसे लाइन बनानी है और इसको लिख दो। वहां चीजें कंफ्यूजिंग बनती है 11th क्लास के लिए, क्योंकि हम बोलते हैं हमने 8th में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, हम तो KLMN पढ़ के आए हैं और यहाँ एसपीडीएफ पता नहीं क्या हो गया है। तो कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होती है जब तुम डायरेक्टली शॉर्टकट को यूज कर लेते हो, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो। बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट बना है ये सेम उसी जो तुम्हारा टॉपिक 8th क्लास का है उसी से बनाई है, उसी को आगे कंटिन्यू किया और कुछ नहीं है। तो जो मेथड तुमको इजी लग रहा है वो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कैसे आए। मेन तो यही है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना। अब भले ही कॉन्सेप्ट से करो या इस डायग्राम से करो, तुमको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। रिजल्ट क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p। अगर इतना ही याद होता है ना, इतना ही याद कर लो, तो यहाँ पर तुम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखो 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स का। और दूसरा क्या सीखना है तुमको, 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। चलो अब ये जो 1s 2s वाला है इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही सीखनी है, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें देखो हाइड्रोजन के लिए बना रखे हैं ना 1s1, ये हीलियम के लिए 1s2। तो जो नीचे वाला नंबर है वो तो तुम्हें सेम सीरीज याद करनी है, 1s 2s 2p, इतना याद करो बस। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। एस की मैक्सिमम पावर 2 आ सकती है, तो देखो यहाँ पे 1s1 है, फिर यहाँ पे 1s2 है। 1s2 एस की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है, तो हम नीचे देखो नेक्स्ट आया 2s1 है ना, फिर 2s2 भी कंप्लीट फिल हो गया, एस में 2 ही आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आया 2p में। अब पी में तो 3 बॉक्स बनते हैं, 3 बॉक्स यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें। देखो जब तक इसकी वैल्यू 6 नहीं हुई तब तक हम पी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 2p 6 तक ही याद करना है बस, उसके आगे याद ही नहीं करना है। सोडियम कैसे याद करना है,
सोडियम तो हमने ग्रुप नंबर 1 में पढ़ा था, एल्कली मेटल्स। हेलिना की रब से फरियाद उस वाले में ना, यानी कि जो हमारा ये सोडियम है, इसकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीशियम आया था ग्रुप नंबर 2 में, बेटा मांगे काट स्कूटर बाप राजू। उसके बाद एल्यूमिनियम आया था ग्रुप नंबर 13 में, बैंगन आलू गाजर इन फैला आया था ना। अगर तुमको बोरोन पता है तो एल्यूमिनियम भी आ जाएगा। तुम्हें सिर्फ 10 तक ही याद करने हैं ये, 1s 2s 2p इतना ही याद करना है बस। और उसके बाद थर्ड चैप्टर का वो कॉन्सेप्ट याद करना है जो मैंने पीरियोडिक टेबल में, उसके आगे जो तुम्हारा होम्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब है। फिर ये नेक्स्ट क्लास